हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 10 के लिए साइंस का हमारा बैक टू बैक वीडियो आ रहे हैं। इसके अंदर आज हमारे पार्ट 2 है, सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल, सार एवं लवण। इसका हमारे पास आज पार्ट 2 है। आज इसके अंदर चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, आ देखिए आज हमारे पास टॉपिक के अंदर आ रहा है सबसे पहले उदासीनीकरण। अब हमें पता होना चाहिए उदासीनीकरण किसे कहते हैं। उदासीनीकरण क्या होता है, तो अम्ल एवं सार, अम्ल होते हैं, अम्ल और सार दोनों को जब परस्पर अभिक्रिया कराते हैं, दोनों को क्या करते हैं, परस्पर अभिक्रिया कराते हैं, तो दोनों के गुण नष्ट हो जाते हैं। दोनों के गुण नष्ट होने के कारण वे लवण व जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। ये देखिए उदासीनीकरण किसे कहते हैं, अम्ल व सार परस्पर क्रिया करके, अम्ल व सार क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण व जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, लवण व जल का निर्माण होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे उदासीनीकरण कहते हैं। अब आपको ध्यान रखना, उदासीनीकरण का पीएच मान क्या होता है, 7। उदासीनीकरण का पीएच मान क्या होता है, 7। अब इसके अंदर सबसे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उदाहरण है आशुद्ध जल, यानी अशुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान भी क्या होता है, 7। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, उदासीन। अशुद्ध जल को हम क्या बोल सकते हैं, उदासीन। या ये तो था हमारे उदासीनीकरण। अब अगला टॉपिक है मेरे पास पीएच स्केल। पीएच स्केल किस वैज्ञानिक ने दी थी, पीएच स्केल को देने वाले थे सोरेनसन। सोरेनसन ने दी थी 1909 में। और 1909 में महात्मा गांधी ने एक पुस्तक रखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। क्या नाम था, हिंद स्वराज। और 1909 में के अंदर ही सोरेनसन ने पीएच स्केल का निर्माण किया था, यानी इसकी खोज की थी। अब देखिए इसके अंदर पढ़ेंगे पीएच स्केल किसे कहते हैं। पीएच स्केल के अंदर क्या होता है, इस स्केल की सहायता से अम्ल व सार का मापन किया जाता है। यानी किस स्केल की सहायता से हम अम्ल व सार का मापन करते हैं। पीएच स्केल का परास सबसे वेरी इंपोर्टेंट है, परास। पीएच स्केल का परास कितना होता है, परास कितना होता है, ये कहां से कहां तक होती है, 0 से 14 तक। पीएच स्केल का परास क्या होता है, 0 से 14 तक। अब ये देखिए मेरे पास पीएच स्केल है, यहां पर मैं बना रहा हूं पीएच स्केल। क्या बना दी मैंने, पीएच स्केल। ये तो क्या है 7 नंबर, ये तो क्या है उदासीन। यहाँ से 0 से स्टार्ट है और यहाँ पर क्या है 14। हाँ, अब आपको ध्यान रखना 0 से 7 तक तो होते हैं अम्ल, क्या होते हैं, अम्ल। और 7 से 14 के बीच में कौन होते हैं, सार। क्या होते हैं, सार। अब जो प्रबल अम्ल किसे कहेंगे, जो 0, 1, 2 के पास में होगा उसको तो हम क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल। क्योंकि जैसे 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 उदासीन के पास जाएगा तो अम्ल के गुण क्या होंगे, नष्ट होंगे, यानी कमजोर हो जाएंगे। उसी प्रकार जो 14 के ऊपर होगा, 14, 13, वहां पर तो क्या होगा, प्रबल सार। जैसे जैसे 7 की तरफ आएंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, उसके गुण के अंदर क्या हो जाएंगे, क्षमता नष्ट हो जाएगी। तो जो जैसे ही 7 पर आएंगे दोनों को हम क्या बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उदासीन। तो आपको ध्यान रखना इसकी परास क्या होते हैं, 0 से 14। हाँ, अब इसके अंदर देखिए जिसका पीएच मान 7 से कम है, क्या है, पीएच मान, जिसका पीएच मान 7 से कम है वो तो क्या होगा, अम्ल। 7 से कम वाले क्या होगा, अम्ल। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक है, क्या हो गया, अधिक, वो क्या हो जाएगा, सार। क्या हो जाएगा, सार। अगर 7 से कम है वो तो उसको तो हम अम्ल कहेंगे, और 7 से अधिक है उसको हम क्या बोलेंगे, सार। क्या बोलेंगे, सार। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखिए हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट दिया हुआ टॉपिक, इसके अंदर HCl का मतलब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका पीएच मान कितना होता है, 1। इसका पीएच मान क्या होता है, 1। इसी के पास हमारे पास जठर रस है, क्या है, जठर रस। इसका पीएच मान क्या होता है, 1.2। कितना होता है, 1.2। दूध या दही का पीएच मान क्या होता है, 6। कितना होता है, 6। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना रक्त का कितना होता है, 7.4। रक्त का कितना होता है, 7.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH का कितना होता है, 10, यानी MgOH का वोल्टोइज। इसका पीएच मान कितना होता है, 10। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान कितना होता है, 14। इसका पीएच मान कितना होता है, 14। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमारे पास अगला टॉपिक क्या है, अम्लराज। अम्लराज को हम क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। एक इसको किसे कहते हैं, अब इसके अंदर क्या होता है, तेल के कितने अणु होते हैं, 3, यानी 3:1।
यानी इन दोनों का अनुपात कितना हो, 3:1। सर इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, इसका उपयोग करते हैं सोना चांदी जैसी महंगी धातु होती है ना, उसको गलाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, एक बार एजिया का। अब आपके पास हमारे पास अगला टॉपिक आते हैं कि इमली के अंदर कौन सा अम्ल है। इमली है, सिरका है, टमाटर है, नींबू है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको बताना है सिरका, सिरका के अंदर कौन सा अम्ल होता है, तो आपको ध्यान रखना है सिट्रिक। कौन सा होता है, सिरका के अंदर कौन सा होता है, एसिटिक, एसिटिक अम्ल। सिरका के अंदर कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना इमली, इमली के अंदर कौन सा होता है, टार्ट्रिक, टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा होता है, टार्ट्रिक अम्ल। इसी प्रकार हमारे पास है टमाटर, टमाटर के अंदर कौन सा होता है, ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक। और नींबू और संतरा दोनों में एक ही होता है जिसका नाम है सिट्रिक, दोनों के अंदर क्या होता है, सिट्रिक अम्ल। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिट्रिक अम्ल, ये मैंने लिख दिया। इसी प्रकार जठरस, जठरस में कौन सा होता है अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया करे। इसी प्रकार दही में कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल, दही के अंदर कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। सेव में कौन सा होता है, सेव के अंदर होता है मेलिक अम्ल। कौन सा होता है, मेलिक अम्ल। हाँ, चिंटी का डंक, इसके अंदर कौन सा होता है, फॉर्मिक, इसके अंदर कौन सा होता है, फॉर्मिक बोल सकते हैं। ये इसको मेथनोइक बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आप, मेथनोइक अम्ल भी बोल सकते हैं। ये देखिए, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक बार ध्यान रखना। सिरका के अंदर कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। इमली के अंदर कौन सा होता है, टार्टिक अम्ल। और टमाटर के अंदर कौन सा होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। और नींबू और संतरा के अंदर कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल। इसी प्रकार जठरस, जठरस में कौन सा होता है, HCl। दही में कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। सेव के अंदर कौन सा होता है, मेलिक, मेलिक अम्ल। और इसी प्रकार लाल चींटी का डंक, इसके अंदर कौन सा होता है, फॉर्मिक या मेथनोइक अम्ल होता है। अब एक हमारे पास अगला टॉपिक है अम्लीय वर्षा। एक हमारे पास अगला टॉपिक कौन सा है, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, ऐसी बारिश, ऐसी बारिश जिसका पीएच मान, यानी ऐसी बारिश जिसका पीएच मान, पीएच मान क्या होना चाहिए, 5.6 से कम। अगर इसका मान 5.6 से कम है तो इसको हम कैसी बारिश बोलेंगे, अम्लीय वर्षा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा। यानी ऐसी बारिश जिसका पीएच मान 5.6 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। अब देखिए, देखिए इसके नुकसान अधिक है, क्या है, इसके आपको नुकसान ध्यान रखने हैं। नुकसान कहाँ कहाँ पर होते हैं, नुकसान ये देखिए, एक तो हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर है जैसे ताजमहल है, उनका रंग बदरंग हो रहा ना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऐतिहासिक धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर आ गया। जैसे मेरे पास आ गया ताजमहल, कौन सा आ गया, ताजमहल। यहाँ पर देखिए ताजमहल का कलर चेंज होने लग गया है। जैसे ताजमहल है, अब जैसे हम ले सकते हैं खेतों के अंदर, कृषि क्षेत्र में, यानी खेतों में कृषि क्षेत्र आ गया। हाँ, इसी प्रकार हमारी त्वचा, मानव त्वचा के अंदर भी इसका क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। त्वचा, मानव त्वचा कैंसर, कैंसर, मानव त्वचा कैंसर। और कहां पर होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर जलीय जीव है, उनके अंदर भी क्या हो रही है, हानि। जैसे जलीय जीव, जलीय जीव, हाँ देखो, जलीय जीवों की कैसे होगी, जैसे अम्लीय वर्षा होगी, इसका पना नाली तालाब के अंदर जाएगा, जैसे ही जाएगा तो जलीय जीव इसके नुकसान होगा, जलीय जीवों को भी क्या होगा, नुकसान। तो आपको ध्यान रखना, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है, ऐसी बारिश जिसका पीएच मान 5.6 से कम होता है। नुकसान कहाँ कहाँ पर होते हैं, जैसे ऐतिहासिक धरोहर है, कृषि क्षेत्र है, मानव त्वचा कैंसर हो सकता है, और कहाँ पर हो सकता है, जलीय जीव, जलीय जीवों की क्या हो सकती है, हानि हो सकती है, मृत्यु हो सकती है।